दो शब्दों में कहा जाए तो जो है जब जब धर्म की हानि हुई है तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। तो मुझे लगता है ये जो कृष्ण के रूप में पैदा हो रहे हैं विसंगतियों पर प्रहार करते हैं जन्मोत्सव तो इसीलिए जो है आज लोकतंत्र की चौखट पर राम खिलावन का पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है हिंदी भवन में और मैं समस्त सम्मानित अतिथि से आग्रह करती हूँ कि ये कृपया इसका लोकार्पण करें और आशीर्वाद दें राम खिलावन को कि वो आगे से आगे बहुत संगठन निकालें। राम खिलावन का लोकार्पण है। चर्चा समारोह भी है। मैं मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ और इस अभूतपूर्व क्षण का इतिहास का अवसर ये शुभकामनाएं हैं, बधाई है। जब मैंने ये पुस्तक देखी तो ये तो बहुत पुस्तक थी। इसमें सबसे पहले तो भूमिकाएं दो दिग्गजों शामिल थी, हरीश धवल जी, प्रेम जमी जी। उसके बाद फ्लैग पर भी फारूक जी, बाबू का फिर के फ्लैग में बैठे। उसके बाद उसमें 19 महानुभावों की जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कुछ कम वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बढ़िया इसमें शामिल है और लेखक ने अपनी बात भी लिखी है। तो उनकी राय से बचने की कोशिश में मैंने वो समझा। मुझे लगा कि कहीं मैं मेरी राय पसंद है, दोस्त है, कभी है तो नहीं कुछ गलत नहीं भी सोचते हैं, मुझे कविता की समझ है। तो जब कविता वो लिखते हैं तो मुझे भेजते हैं, जरा बताओ ठीक है कि नहीं। और उसके साथ ये लिख के भेजते हैं कि ये बहुत लोकप्रिय है, बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है और बहुत सराही गई है। तो अब आप बताओ, अब आप क्या बताओगे? तो इसलिए मैंने सोचा था सुन देखा और फिर यही बात समाप्त नहीं हुई। ये जो लोकार्पण समारोह ये बिल्कुल बड़ा समारोह है। इसमें अध्यक्ष मंडल पर हमारे सूर्य के समान देदीप्यमान अग्रज मौजूद हैं। इनमें ममता जी, ममता कालिया हैं, प्रेम जी हैं, विशिष्ट अतिथि अनिल राय जी हैं, सुभाष चंद्र जी के बाद जी बैठे हैं, मेरे उनकी सानिध्य में है रमेश तिवारी जी, दूर करीब में बैठ गए हैं, एक विशिष्ट वक्ता भी हैं और दो शब्द बोलने वाले भी 5 लोग हैं, पांडे जी, अनुज जी शायद आए नहीं आज, रंजीव जी, नीरज मिश्र जी बहुत अच्छा बोले, मिश्र जी यहाँ पर, स्वाति चौधरी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और अगर पुस्तक की बात करें तो पहला वेद संग्रह है, 19 वेद इसमें शामिल हैं जो छोटे हैं और इससे हमें लेखक की जो भाषा और प्रस्तुति पर कसावट है उसका संकेत ये देते हैं। कभी कभी ये सवाल उठता है कि लेखक आखिरकार क्यों लिखता है। तो शायद लेखक खुद की तलाश करता है, खुद की खोज करता है, अपने परिवेश की तलाश करता है, कुछ अर्थ ढूंढता है और जो उसे मिलता है अपने अनुभव से वो समाज को वापस देना चाहता है। इसलिए देना चाहते हैं
उनमें सुधार आ सके, दिन अच्छे आ सके, कल का दिन बेहतर हो सके। और इसी बात को वेदिका अपने ढंग से कहता है, जो विशिष्ट शैली प्रस्तुत करती है, जो जिसमें वक्रता है, जिसमें तंज है, वो विनोद का उपयोग करता है, विसंगति रेखांकित करता है, अपनी तीक्ष्णता से बातों को सामने लाता है। अभी हमारे साथी यहाँ सुभाष चंद्र जी थे, उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने नई रचना लिखी है और किस तरह से वो बहुत तीखी होने वाली है लोगों के समाज में। तो ये तीखापन का जो जोखिम है, जो साहस है, वो वेदिकार दिखाने की क्षमता रखता है। आमतौर से बचते हैं, वाक्योक्ता का इस्तेमाल करते हैं, अन्यार्थ का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से वेदिकार एक बड़ी भूमिका में साहित्य में और समाज में और पाठकों के बीच अपनी रचनाएं, अपना देह लेकर आता है। विषय इसमें बहुत व्यापक फलक है हमारे राम खिलावन जी और राज जी का। शीर्षक की देखिए, इसमें राम खिलावन है, जो राम भी है और खेल भी करते हैं। तो जो वास्तव में इसकी जो सुर है पुस्तक का, उसकी तरफ संकेत देता है ये बात कि खेल खेल में सब कुछ राम जैसे बड़े विराट व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है, और बहुत अच्छा शीर्षक उन्होंने दिया है। और जब हम विषय देखते हैं तो इसमें हर तरह के विषय हमें मिलते हैं। समाज, सोशल मीडिया का जो अनावजीपन है वो दिखाई देता है, राजनीति के जो छलछंद हैं वो हमें नजर आते हैं, मीडिया के जो रंगढंग हैं वो दिखते हैं, परिवार और मित्रों के संबंधों की जो मधुरता है और जो तकरार भी है वो भी रेखांकित होती है। आम आदमी के जीवन में जो भी रगड़े झगड़े हैं वो दिखते हैं, हमारे जो रोज रोज के जीवन में समस्याएं आती हैं वो दिखाई देती हैं। कोरोना काल में या लॉकडाउन में जो किल्लतें पैदा हुई वो इसमें नजर आती हैं। ऑनलाइन जीवन में जो फ्रॉड हो सकते हैं उसी तरफ संकेत है। बाजारबाजी की जगड़न है, मंदिर मस्जिद के झमेले, और नशा तो इनका प्रिय विषय है। अभी ऋषि जी ने भी कहा, दो रचनाएं उन्होंने नशे पर लिखी। इश्क से कौन बचा है, तो राव जी ने लिख पाए। विकास के जो धंधे हैं उसकी तरफ नजर है। मतलब हमारे आसपास के जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो बचित है, उस पर उनकी पैनी नजर रहती है। बहुत सुविचारित ढंग से, बहुत स्पष्ट ढंग से लेखक की नजर विषयों पर रहती है, वो उन्हें पकड़ता है और अपने लेखन में लेकर आता है। अपनी सूक्ष्म और संवेदनशील दृष्टि का परिचय देता है लेखक इन विषयों को प्रस्तुत करके। हमारे अपने आसपास का समय, देश का वातावरण यहाँ पर दिखाई देता है। आज जिस समय में हम जी रहे हैं, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, लेखक उसकी वानगी प्रस्तुत करता है, उससे हमें जोड़ता है और इस तरह से हमें रचनाओं के साथ बांधे रखने में सक्षम है। हालांकि इसमें कमजोरी ये आ जाती है कभी लेखन में कि वो रचनाएं सामयिक हो जाती है। मतलब कुछ समय के बाद इसमें फिर अर्थ ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो समय से जुड़ी रहती है और समझने के लिए कुछ मांग करते हैं कि हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि इसमें अगर डीडी न्यूज का उपयोग हुआ है, तो जो लोग जानते हैं कि डीडी न्यूज दूरदर्शन न्यूज है, लेकिन अगर ये और उसकी आवाज भरभरी हो गई, ये मतलब भरभरी शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहने की क्षमता रखता है। रिश्ते जो है वो सैनिटाइज हो गए, या किसी की आंख अपनी आंख नहीं रही अब, और शांति, सुकून, विश्वास, ईमानदारी तो बाजार में भी नहीं मिलती। हम तो हरा के फूलों कहकर बुलाए। इस पर मैं एक बात आखिर में कहना चाहूँगा इस तरीके से लोगों पर, काम करें न करें लेकिन काम का शोर जरूर करें। इस तरह की चुस्त उक्तियाँ, चुस्त वक्तुक्तियाँ रचनाओं को बहुत सबल, बहुत मनोरंजक, बहुत सार्थक बनाने की क्षमता रखती है। राव जी की भाषा बहुत मुहावरेदार है और वो उसके अलंकार की है और वो अपने खुद के मुहावरे गढ़ने में सक्षम है।
कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता नहीं इन्होंने किसके लिए कहा है कि घोटालों जैसी बड़ी बड़ी आंखें और रिश्वत जैसे लुभावने ओश और आश्वासन जैसी मधुरवाणी, इस तरह की आपको उसमें मुहावरे मिलेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं, बहुत अच्छा अर्थ देते हैं और प्रेम को बहुत गहरा करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। कविता में बहुत उदाहरण है, कविताएं हैं, कवि हैं ने भी कहा और कविताओं के उदाहरणों का लाभ उठाते हैं और अपने ज्ञान से हमें जैसे अरस्तुति का उदाहरण देते हैं, जो अपने ज्ञान से पाठक को धराशायी करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन वो सार्थक हैं, उनका प्रयोग उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर किया है, जो अपने आप में प्रस्तुति का एक गुण होता है। कविता में शब्दों का प्रयोग भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुविचारित है। उदाहरण के लिए कहेंगे कि उनकी कोई पार्टी है जो चुनाव में गलत पार्टी है, अटूट जिस तरह के शब्द बताते हैं, पीने बढ़ाना, झाड़ो बुहारो, वो असरा पसरा हुआ था, मतलब जिस तरह से कोई आदमी आकर के बिना किसी काम के असरा पसरा रहता है, ससुरारी, हरियारी, इस तरह के शब्द इन्होंने बहुत क्षमता के साथ और बहुत अधिकार, भाषा पर अधिकार के साथ उपयोग किए। एक खास बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ये है कि जब भी लेखक आता है हमारे सामने तो वो अपना परिवेश जो भाषा के माध्यम से भी प्रकट होता है, वर्णन के माध्यम से भी प्रकट होता है, वो लेकर आता है और भाषा में और साहित्य में उसका विशेष योगदान होता है। अभी जैसे उदाहरण के लिए महिला आंचल से पहले लोग शायद उस तरह की रचनाएं लिखने से बचते रहे, लेकिन जैसे ही महिला आंचल आया उनके दिलो दिमाग पर छा गया। तो वैसे इन्होंने इस तरह के प्रयोग जो शायद ठीक तरह से मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन बिहारी बोली के किसी खास प्रांत के प्रयोग हैं, इसमें खूब प्रयोग किए हैं, अच्छा अर्थ देते हैं और उनकी शैली अपनी निजी शैली के विकास में योगदान करते हैं, जो मतलब इनकी रचनाओं को, इनके पात्रों को अपनी जमीन से, अपने समाज से, परिवेश से जुड़े करने में सक्षम। बहुत बढ़िया काम किया है आपने इस पुस्तक को पेश करके और प्रकाशक भी इसके लिए बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने इसे बहुत अच्छे गेटअप में बहुत सुंदर ढंग से प्रकाशित किया है और आप और ज़्यादा लिखें और बढ़िया लिखें, विकास करें अपने लेखन में और ये लेखन मतलब ये संकलन आपके और ज़्यादा उड़ान में एक पायदान की तरह से बने और हमें आपकी ओर से और बेहतर रचनाएं और अच्छी रचनाएं मिलें, जिसका पूरा विश्वास है। आप अच्छे संग में हैं, अच्छे साथ में हैं और निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे और शिक्षक के साहित्य को बहुत बढ़िया योगदान कर सकेंगे। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है और रवि जो नोट ही कर रहे थे अपने मोबाइल में ये सब कि आप जो बोल रहे हैं, जो कमियां रह गई अगले संग्रह में वो बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे। अब मैं डॉक्टर ललित जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और दो शब्द नहीं अब पुस्तक पर कहें कुछ अपना मन कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी सीट इतनी जल्दी कंफर्म हो जाए। मैं आरएससी में था, उससे पूर्व अनेक वक्ता थे। राजेश भाई ने अभी काफी कुछ कहा और मुझे भी कहने का कई बार जब कोई वक्ता आपके दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि आप को मोबाइल में नाम खोजना है तो आप रणविजय राव भूल जाते हैं, आप राम खिलावन खोजने लगते हैं।
ऐसा हुआ है। पर मैं देख रहा हूं कि इस सभा में आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया के हमारे बहुत मित्र हैं, जिसमें हमारा विगन परिवार भी मौजूद है और साहित्य अकेडमी के सम्मान से सम्मानित हमारे मधु आचार्य आशावादी, और मैं सीधे सीधे अपने बात पर आता हूँ। रणविजय राव एक ऐसा नाम है जो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है। उसने अपनी शुरुआत वास्तविक दुनिया से काल्पनिक दुनिया में की, मौजूदा व्यवस्था को देखा, महसूस किया और जैसा देखा वैसा लिखने का प्रयास किया। हालांकि रणविजय राव बिहार के औरंगाबाद क्षेत्र से आते हैं, शुद्ध बिहारी हैं, लेकिन लगते नहीं। ये कविताओं को जीते हैं, उम्मीदों का पानी भरते हैं और आसमान से मुकाबला करने का प्रयास भी करते हैं, और इस कोशिश में वे सफल भी होते हैं। उनके आरंभ की यात्रा से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, चाहे मैं हिमाचल के किसी जिले में मेरे साथ हो, या राजस्थान के किसी गांव में मेरे साथ गए हो, या हांगकांग में मेरे साथ हो। उनके विषय बहुत आसपास के हैं, क्योंकि ये बात करने का जो मौजू है ये साफ तौर से इस पहले व्यंग्य संग्रह में ध्वनित होता है। रणविजय राव इस पहले व्यंग्य संग्रह में, जिसमें 29 व्यंग्य शामिल किए गए हैं, जो व्यवस्था का जो रूप है उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने में कामयाब भी हुए। उनकी भाषा एक सिद्धस्थ लेखक कथाकार की है। राम खिलावन उनका एक ऐसा पात्र है जिसे वे अमर कर चुके हैं। आज भी कोई राम खिलावन की बात करता है तो लगता है कि रणविजय राव की बात हो रही है। अब मेरा पात्र चाहे विलायतीराम पांडे हो, या आदरणीय प्रेम जन्मेजय साहब का पात्र राधेलाल हो, या मंचस्थ हमारे मित्र सुभाष चंद्र जी का पात्र कल्लू बाबा हो, या नरेंद्र मोदी जी का पात्र राम भाया हो, तो अपने मन की बात का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र राम खिलावन के माध्यम से करते हैं, और कहीं ना कहीं वे किसी हद तक बॉर्डर पर, जो कि रचनात्मक वाला है, अपने पात्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सफल भी होते हैं। ये जाहिर है कि आज लेखकों की कमी नहीं है, तो जिस समाज में जितनी विसंगतियां फैली हैं उतनी ही असर का तापमान भी लेखन में दिखता है। मैं तो डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जितनी विसंगतियां आज हैं उतने व्यंग्यकार भी हैं। जब आलोक पुराणिक कहते हैं कि ना व्यंग्य की कमी है, न व्यंग्यकारों की, ना विषयों की कमी है, तो मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। आज हर मोहल्ले, हर प्रांत और हर बस्तियों में, हर क्षेत्र में, देश के साथ विदेश में भी व्यंग्यकार सक्रिय है, क्योंकि सेंचुअल का काम करते करते मैंने महसूस किया है, चाहे 36 का आंकड़ा हो, अब तक 75 हो, 251 हो, 131 हो, जिसमें देश के साथ विदेशों के लेखकों को भी शामिल किया है। लेकिन हमारे कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ललित जी, हम आपका उस संचय में आएंगे जो 551 वाला होगा। तो मुझे लगता है कि शायद वैसा भी काम आएगा। बहुत सारी चीजें जिनको मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात पहले वक्ता धीरज मिश्र ने की, प्रोफेसर राजेश कुमार ने की, बहुत सारे अभी और वक्ता कह सकते हैं, कहेंगे। अक्सर राव साहब जो है, मैं इनको बड़ा छोटा भाई ऐसे ट्रीट करता हूँ, और ये मानते भी है, बड़े भाई वाला दर्जा देते हैं। तो जैसे कि कहा राजेश जी ने कि इन्होंने अपनी शुरुआत कविताओं से की, गीले बालों वाली लड़की, और इनकी जो प्रेम कविता वो अद्भुत है। अब पिछले दिनों आप ये देखिए कि मेरा बेटा जो है सूर्योदय, उसने एक बात बड़ी अच्छी कही, मैं आदरणीय ममता जी को बताना चाहूंगा। उसने कहा, पापा एक बात बताओ, प्रेम अंकल जो है उनका राइट हैंड आप। मैंने अच्छा, कहते आपके राइट हैंड रणविजय राव अंकल है। अब मैं रणविजय राव अंकल से पूछो उनका राइट हैंड कौन है? तो मुझे लगता है कि सबके राइट हैंड बने रहे, लेफ्ट हैंड बने रहे, सबके काम चलते रहे।
और जब मेरा पात्र विलायतीराम पांडे बात करता है तो हमारे राकेश पांडे ये कहते हैं मैं असली पांडे हूँ। असली पांडे से नकली पांडे ज्यादा पकड़ है। तो बहरहाल बहुत सारे पांडे हैं जो हमारे जयप्रकाश पांडे हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक मित्र हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप विलायतीराम पांडे को क्यों लिखते हो, इस और बात को बना है। तो बहरहाल ये मुद्दा आज हमारे रणविजय राव का है, पहला बैंक संग्रह है और खूब शिद्दत से खूब मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे भाई नीरज मित्तल ने ये छापा है। और भावना प्रकाशन की पहचान ही यही है कि जितने व्यंग की किताबें हैं, कई मित्र बोलते हैं कि आपकी व्यंग रचनाओं पे शोध होना है, तो हम सीधे सीधे कहते हैं आप नीरज मित्तल जी से संपर्क करें। इनके पास जितने संग्रह होंगे, जितने सेंशन होंगे, तो वे संग्रह बाकी दूसरे पब्लिशर से भी मंगवा लेंगे। बहरहाल नीरज मित्तल जी बधाई के पात्र हैं, रणविजय राव बधाई के पात्र और मंचस्थ सभी अतिथि वक्ताओं को मेरा नमन, नमस्कार। ऐसे रवि जी से 2 शब्द की उम्मीद तो बहुत मुश्किल होती है, कोई फायदा नहीं है इनको बोलने का कि 2 शब्द आप बताइए, है ना। तो समय की सीमा है, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे संदेश भी हमारे पास आए हैं जो बाहर दूर से हमें संदेश भेज रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि उनका एक संदेश है, छोटा सा पढ़ती हूँ। वरिष्ठ व्याख्याकार ज्ञान चतुर्वेदी जी का संदेश आया है। लिखा को एक अलग और नई दृष्टि से देखकर उसे अपनी ही पहचान देने का जज्बा रखते हैं। व्यंग्य या किसी भी अन्य विधा को देखने का यह भी एक कोण हो सकता है। हर विधा इसी तरह से नई जमीन तोड़ने की कोशिश करती है। उनके ताजा व्यंग्य संग्रह से गुजरना एक अलग ही अनुभव रहा। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और आशीर्वाद। वे इसी तल्लीनता, गंभीरता और समझ के साथ खूब लिखें और निरंतर बढ़िया लिखते रहें। इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगी, सानिध्य में है डॉक्टर रमेश तिवारी जी। आदरणीय रमेश तिवारी जी कृपया आए और अपने विचार उस पर। और आप सब हिंदी व्यंग्य की यात्रा में रणविजय भाई के इस पहले कदम लोकतंत्र की चौखट पर राम खिलावन के लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और कुछ बातें हुई, मैं 2 मिनट में अपनी बात करके और वापस अपने स्थान पे जाऊंगा। मैं लोकतंत्र की चौखट, लोकतंत्र को देख रहा हूँ, लोकतंत्र की चौखट को देख रहा हूँ और लोकतंत्र की चौखट पर राम खिलावन को देख रहा हूँ। और जैसा हमारे साथी नीरज ने कहा, राम खिलावन अपने अपने राम खिलावन है, लेखक भी राम खिलावन है, आम आदमी भी राम खिलावन है और हम सब अलग अलग तरीके से राम खिलावन की कल्पना कर सकते हैं। नशे में कौन नहीं है की बात हुई। राम खिलावन को करना जरूरी है। ये इस संग्रह की आखिरी रचना है। ये संग्रह हल्की फुल्की बातें करते हुए बीच में बड़ी बड़ी बातें भी करता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता है। और इसको देखते हुए मैं ये भी देखता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो गांव से निकला है और कस्बों से होते हुए शहर, महानगर और पूरी दुनिया में कुछ देशों की यात्रा कर चुका है, और वो है कहाँ? चित्र को गौर से देखिएगा। चित्र में व्यंजना है, चित्र में एक मंदिर है जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और उस मंदिर का रिश्ता इस संग्रह के लेखक से है। व्यंजना में सांकेतिकता छुपी हुई है। इस संग्रह के चित्र में, कवर में, इस संग्रह की कुछ रचनाओं में वो सांकेतिकता है। और जैसा श्री लाल शुक्ल जी ने कहा, प्रोफेसर मेजर जी बताते हैं, व्यंग्य सुशिक्षित मस्तिष्क की विधा है। इस संग्रह के रचनाओं को पढ़ते हुए आपको शब्द मिलेंगे। शराब नहीं लिखा, अंगूर की बेटी लिखा। ये सजगता है। कौन से शब्द का क्या ध्वन्यार्थ निकलेगा, अगर हम इस सजगता को समझते हैं तो मुझे लगता है कि लेखक ने बड़ी ही जिम्मेदारी से अपनी रचनात्मकता को गति देने का काम किया है। और व्यंग्य जगत का ये जो उनका पहला कदम है, मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो आगे इससे भी बेहतर
इससे भी पारखी नजर के साथ हम सब लोगों को लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत हमें आगे डॉक्टर स्वाति तिवारी चौधरी जी को बुलाने से पहले मुंबई से वरिष्ठ व्यंग्यकार सूर्य बालाजी का संदेश पढ़ना चाहूंगी। युवा व्यंग्यकार रणविजय राव को उनके पहली बधाई को शुभकामनाएं देती हूँ। पहली और बहुत जोरदार बधाई तो मैं उनके संग्रह के शीर्षक को ही दूंगी। यह शीर्षक ही अपने आप में एक बड़ी मासूमियत भरा व्यंग है। राम खिलावन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी अपने देश भारत के आम जनता प्रतिनिधि है और निश्चित रूप से राम खिलावन पर जो बीतती है रोजमर्रा के जीवन में, वह जिन जिन विडंबनाओं से रूबरू होता है, वह आज के हिंदुस्तान की सामान्य जनता की आप बीती है। अच्छा, मुझे यह लगा कि चाहे नशे में कौन नहीं है जैसी व्यंग रचना हो, या चाहे राम खिलावन को डरना जरूरी है जैसी रचना, रणविजय सामाजिक स्थितियों से जुड़ी घटनाओं के माध्यम से हमेशा समाज के गहरे विद्रूपों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। व्यंग्य की भाषा पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ है तथा उनके शब्दों का सहज और निरंतर प्रवाह कभी टूटता नहीं है। मैं अपने इन शब्दों के माध्यम से रणविजय को फिर से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उन्हें आशीषों से नवाजती हूँ। इसके साथ ही लगातार उनसे और बेहतर व्यंग्य लेखक एवं उसकी क्वालिटी कंट्रोल की प्रत्यंचा को ताने रखने की उम्मीद भी करती हूँ। अब डॉक्टर स्वाति चौधरी जी से निवेदन है कि अब वो कृपया आए और दो शब्द राम खिलावन कीजिए। जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपनी प्रति अपने साथ लेकर आई हूँ और पूरी तो नहीं पढ़ी है मैंने, सिर्फ 15 अध्याय पढ़ पाए थे। तो रणविजय जी ने छोड़ दिया। यहाँ सब कुछ लोग के जीवन से जुड़ा हुआ, उनके कार्यों से जुड़ा हुआ और उनके मन की जो बातें हैं, और इसके लिए उन्होंने एक चरित्र भी रखा है, अंतर्मन तिवारी, जो खड़ा रहकर अपनी बात कहता है। इस पूरे संग्रह को पढ़ के तो कुछ और शायद मिले मुझे, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ये है कि हम सब में खोट है और राम खिलावन हम सब के बीच से ही हैं। उसमें एक खोट है जो हर मनुष्य में होता है, और मनुष्य खोट के साथ ही मनुष्य है तो ईश्वर हो जाएगा। और हमें उस खोट को स्वीकार करके और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसमें नुक्ताचीनी क्या नहीं है यह हमेशा ढूंढना चाहिए। त्रुटि हमेशा विकास का कारण रहा है और सरकारी संस्थान में रहकर सरकार के कार्यों पर टिप्पणी करना अपने आप में एक जो साहस है जो रणविजय जी ने किया है। और इस संग्रह में जो पात्र हैं उनके नाम बहुत मधुर हैं, जैसे पम तिवारी और अंतर्मन, और ऐसे ही इसके अलावा इसमें यह भी है कि हम लोग कभी भी मुख्य मुद्दे पर नहीं रहते हैं, मुद्दों से भटक जाते हैं। यहाँ पर एक लड़का है जो छेड़ रहा है एक लड़की को और एक कहानी में, और जब राम खिलावन उन पर आवाज उठाता है और उसे वो 2 थप्पड़ दे देता है तो उसके पिताजी और मम्मी आके कहते हैं कि देखो तुम जो है बेरोजगार के खिलाफ ऐसा कर रहे हो, उसकी गरीबी है, वो गरीब है और तुम गरीबों को जीने नहीं देना चाहते हो और तुम मजाक उड़ा रहे हो बेरोजगारी का। जो मुख्य मुद्दा है कि उसने लड़की को छेड़ा है वो तो वही रह जाता है। मुद्दा ये हो जाता है कि राम खिलावन दोषी हो जाता है क्योंकि उसने आवाज उठाई। तो आज की तारीख में आवाज उठाने वाला हर व्यक्ति दोषी है। मीडिया भी इससे पीछे नहीं है, क्योंकि मीडिया को उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया है बुद्धू का बक्सा। और यह सच है कि मीडिया बुद्धू का बक्सा है। खुद सर समाचार वाचक हैं तो उन्हें समाचार वाचकों की मजबूरी का पता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं होता, चैनल सभी पूंजीपति चलाते हैं। तो देश में जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसके दारोमदार पूंजीपति होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जनता के हर प्रश्न का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री को देना होता है, क्योंकि वो परिवार के मुखिया हैं। राम खिलावन को भी अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी होती है और सभी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। उसके अलावा भी आपसी प्रेम और किस प्रकार एक व्यक्ति जो घर का मुखिया है
वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। इसे भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से व्यंग्य संग्रह के माध्यम से उसकी जिम्मेदारी को बताया है। जब 50,000 रुपये की शॉपिंग हो जाती है और सबका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार है तो वो अपनी कटौती करेगा, इतना बड़ा नुकसान वो नहीं उठा सकता। नमक में, चीनी में, तेल में, घर की हर जरूरत के सामान में वो कटौती करता रहता है और उसे ये देखा नहीं जाता कि परिवार के बच्चे, उनकी दूध में कटौती हो रही है, पत्नी के चेहरे जो इससे वो इतना प्रेम करता है वो बिल्कुल दुखी है, और तो वो अपनी एफडी करवाता है और अपनी परिस्थिति को अपने परिवार को भी नहीं कह सकता है। वो अपने ऊपर ये झेलकर मिठाई लेकर जाता है और कहता है कि मैंने कंप्लेन करवाई थी और वो काम हो गया, ताकि सबके चेहरे पर खुशी देख सके। वो अपनी एक जिम्मेदारी पूरा करता है जो आज की तारीख में शायद हमारे जो मुखिया हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में भी इस प्रकार के व्यंग्य लिखना अपने आप में कुछ साहस है, क्योंकि हमें मालूम है कि किस प्रकार का तंत्र हमारे पास है और आप कहीं पर भी उसके खिलाफ नहीं लिख सकते हो। और रणविजय जी उस बीच में रहकर लिख रहे हैं, राजकवि से जनकवि भी हो रहे हैं। कई जगह इनकी कविताएं देखने को मिलती हैं, मैं इनको पढ़ूंगी, इसके बाद अपनी प्रति भी लेकर आई थी। इसमें एक जगह ये लिख रहे हैं, किसी पर मैं का नशा छाया हुआ है तो कोई मैं के नशे में, तो ये गद्य आ जाता है, कहीं गालिब आ जाते हैं, कहीं बशीर बद्र आ जाते हैं। तो इनकी कविता का छाप मतलब इस गद्य में पद्य छूटा नहीं है, साथ साथ चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन में चीनी और नमक साथ साथ चलते हैं। तो इस व्यंग्य संग्रह के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत अच्छा है। और मेरा सौभाग्य है कि जिन लोगों को मैं पढ़ती हूँ और जिनकी पुस्तकें मैं हम लोग संग्रह करते हैं, संचयन करती हूँ, वो सब मेरे सामने हैं और इससे बड़ी खुशी की बात मुझे और कुछ नहीं है। शुक्रिया की सफारती है और बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी वरिष्ठ व्यंग्यकार समालोचक डॉक्टर श्री सुभाष चंद्र जी को, वो कृपया आए और अपना डॉक्टर रमेश तिवारी और बीकानेर से हमारे बीच पढ़ाने जाने माने पत्रकार लेखक प्रोफेसर मधु आशावादी जी, आरपी जोशी जी, पांडे जी, भाई डॉक्टर ललित नीरज, पाराशर जी, संजीव जी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मित्रों, नमस्ते वाला मोटा पूरा हो गया। किताब पर दो चार बातें मैं आपसे करना चाहूँगा कि जब भी कभी कोई व्यक्ति व्यंग्य लिखने की तरफ आता है तो उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ तो उसके पास हो कि वो संवेदनशील हृदय हो, जो चीजों को, परेशानियों को, विसंगतियों को, विद्रूपों को समझने की क्षमता रखता है। पहली सीढ़ी है कि विसंगतियों को समझने की क्षमता जिस व्यक्ति में है, और जिस व्यक्ति में वो संवेदनशीलता है कि वो चीजों को बुरा कुछ होते, गलत कुछ होते हुए देखकर उस पर अंदर से कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है, उसको देखकर आगे नहीं बढ़ जाता, उस व्यक्ति को व्यंग्य लिखना चाहिए। उसके बाद आता है कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं। आपने विसंगति को समझ लिया, आपने विसंगति के ऊपर संवेदनशीलता जो आपकी है वो आपने आपको काम करने के लिए बाध्य किया, लेकिन आप जो रिएक्शन है, आपका जो रिएक्ट आप करते हो कैसे करते हैं। क्या आपका रिएक्शन ऐसा है कि आप सीधा भड़क उठते हैं, या आपका रिएक्शन ऐसा है कि आप मन ही मन में रख के चल जाते हैं। लेकिन जब आपका रिएक्शन इस प्रकार का होता है कि आप उसे कलात्मकता के साथ इस प्रकार से उसका विरोध करते हैं कि वो एक साहित्यिक रचना में कन्वर्ट हो जाती है, तब उस काम को व्यंग्य लिखना चाहिए। तो व्यंग्य लिखना भी आपने शुरू कर दिया, आपने तीनों चीजें ले ली, आपने व्यंग्य लिखना भी शुरू कर दिया।
अब व्यंग्य लिखने के बाद आपने जो आपके दिमाग में खा क्या बन गया, आपने देखा कि भाई आप ऐसा है कि कौन कौन से औजार हैं जो कुछ मेरे मन में आया है वो सारा का सारा ऐसे ही परोसूं, या किस तरीके से परोसूं कि वो चीज साहित्यिक भूख को भी शांत करे और विसंगति के विरोध का जो लेखक का दायित्व है उसको भी पूर्ण करे, तब वो रचना व्यंग्य बनती है। तो जो भाषा है, भाषा और शैली उसके वो औजार हैं जो किसी रचना को सीधा सीधा सपाट बयानी से हटाकर एक व्यंग्यात्मक गति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब व्यंग्य लिखना होता है। अब मैं आता हूँ बात लोकतंत्र की चौखट पर राम खिलावन। मैं देख रहा हूँ कि भाई रणविजय राव बहुत भले मनुष्य हैं, मैं बहुत दिन से जानता हूँ, बड़े सब कुछ बड़े सरल और बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और चीजों को जो रिएक्ट करना है उनका वो बहुत तीखी होकर रिएक्ट नहीं करते। वो जैसे कि बड़ा अच्छा खास वाक्य है, बड़ा अच्छा या डॉक्टर राजेश कुमार जी ने बोला, रमेश तिवारी जी ने बोला, उस अपने ये चीज को नोट की कि आप चीजों पर रिएक्ट करते हैं, कई बार आप तीखा रिएक्ट करते हैं, कई बार आप जानते हैं कि आप शुरुआती दौर में हैं, और जब आप शुरुआती दौर में होते हैं तो जाहिर है कि चीजें पूरी तरह नहीं पक पाती। चीजों को पकने के लिए हमें और समय देना होगा, और थोड़ी समय निकलेगा, और बड़ी होगी और बड़ी होगी, और एक समय आएगा तब हम कहेंगे कि अरे वाह क्या बात है। लेकिन अब भी इस संग्रह में कम से कम 7-8 रचनाएं ऐसी हैं कि जो आपको संवेदना के स्तर पर आपको बहुत गहरे तक छूती है। बड़ा अच्छा क्या हमें कहते हैं कि डरना जरूरी है, मतलब वो रचना बहुत आसान लफ्जों में, बहुत व्यंग्य शिल्प के बहुत गहराई में न जाकर आपको अंदर तक झंझोड़ देती है। वो कहती है कि देखिए व्यंग्य हमेशा भाषा के स्तर पर, व्यंग्य हमेशा शैली के स्तर पर, और व्यंग्य हमेशा चमत्कारों के तौर पर ही पैदा नहीं होता। व्यंग्य कई बार अभिधा से, व्यंग्य कई बार सरलता से, व्यंग्य कई बार सहजता से, और व्यंग्य कई बार अंदर की कचोट को कलात्मक अभिव्यक्ति देने से भी पैदा होता है। ये जो कलात्मक अभिव्यक्ति देने की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? जब कलात्मक अभिव्यक्ति संवेदना की जो अपनी संवेदनशीलता है उसके साथ अपने सरोकारों को जोड़ती है। जब आप देखते हैं कि सरोकार भी है, प्रहारात्मकता भी है, संवेदनशीलता भी है, थोड़ा थोड़ा भाषा का टच भी है, तब कुछ रचनाएं ऐसी निकल के आती हैं जिन्हें हम डरना जरूरी जैसी रचनाएं कह सकते हैं। बड़ी एक नया लेखक, बहुत नया लेखक, जिसकी पहली किताब आई, की किताब आई, और वो आपको डरना जरूरी जैसी रचनाएं देना पड़ेगी। ठीक है, शिल्प पर अभी काम होना है, मानते हैं कि भाषा के उपकरण और पहले करने हैं, भाषा के जो प्रसिद्ध प्रतिमान है उनके साथ हम खिलवाड़ करके कई बार व्यंग्य बनाते हैं, लेकिन कई बार व्यंग्य अभिधा से भी बनता है। हमेशा जरूरी नहीं है जब लक्षणों से, गुंजना से ही व्यंग्य बना, कई बार व्यंग्य जो है अभिधा से बनता है। और शर्त इस बात की है कि आप अपने भाषा के औजारों को पैदा करने से चूक जाएं, आप शैली उपकरणों की प्रखरता से आप चूक जाएं, लेकिन दो चीजें ध्यान रखें कि आप सरोकारों के निर्वाह से ना चूकें। आप जो टचेबिलिटी है, संवेदनशीलता है, चीजों को रिएक्ट करने के प्रति जो आपके अंदर पनपती है, आप उससे ना चूकें। अगर आप उससे नहीं चूकते तो चीजें बड़ी हो जाती। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप भाषा के स्तर पर बेहतर होंगे, आप शैली के स्तर पर बेहतर होंगे, आप प्रतिमानों के साथ खिलवाड़ करते हुए व्यंग्य भी पैदा करेंगे, लेकिन अंदर सरोकारों का आपका रहना जरूरी है, आपका संवेदनशीलता का रहना जरूरी है, आपका प्रहारात्मकता का रहना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे कि प्रहारात्मकता का स्वर कानों को ना छूटे। किताब बहुत अच्छी छपी है,
और मैं तो समझता हूँ कि भावना प्रकाशन आजकल व्यंग्य का प्रकाशक हो गया है। सबसे ज़्यादा किताबें भावना प्रकाशन से व्यंग्य की किताबें आई हैं, चाहे वो आदरणीय नरेंद्र कोहली जी की हों, आपकी प्रेम जन्मेजय जी की हों, रविन्द्रनाथ त्यागी जी की हों, मेरी हों, हम सभी लोगों की किताबें वहाँ से आई हैं और बढ़िया किताब उन्होंने छपी है। तो मैं भाई रणवीर राव के लिए एक शेर सुना के बात करता हूँ कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। व्यंग्य का वैसे सभी के साथ शायद भी वो जो है व्यंग्य में रहते मौजूद रहते ही हैं। मैं बुलाना चाहूंगी मधु आचार्य जी को, जो साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित है। आदरणीय मधु आचार्य जी। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी मित्रों, हालांकि मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं अभी, सुना जिससे मेरा ज्ञानार्जन जरूर हुआ, और कम से कम रमेश तिवारी जी और सुभाष जी को सुनने के बाद कुछ तो हो गया। सुभाष जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि संवेदना लेखन की पहली शर्त होती है, वो चाहे कोई भी लेखन। भाई साहब डॉक्टर नंदकिशोर की आचार्य जब साहित्य को परिभाषित करते हैं तब कहते भी कि साहित्य क्या है? साहित्य सत्य का संवेदनात्मक अन्वेषण। निश्चित रूप से संवेदना पहली शर्त है। संवेदना से भाव बनता है, भाव से विचार बनता है, और विचार से कथानक बनता है। और व्यंग, क्योंकि रमेश की हवाएं में व्यंग धारा में बोलता रहा हूँ, बड़ा उद्दंड हूँ व्यंग के मामले में, बहुत बेबाकी से बोलता हूँ, भी जानते हैं। मैं तो व्यंग उसे मानता हूँ जो सत्ता का विरोधी है। सत्ता कोई सी भी हो, वो घर की सत्ता हो, परिवार की सत्ता हो, पिता की सत्ता हो, राजनीति की सत्ता हो, अर्थ की सत्ता हो, कोई सी भी सत्ता हो, क्योंकि सत्ता का मूल चरित्र शोषण होता है, सत्ता का मूल चरित्र विसंगति होता है। तो जो विसंगति पे चोट करता है वो व्यंग्यकार होता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि व्यंग एक स्थायी विपक्ष की भूमिका अदा करता है। रणविजय भाई वैसे ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। समय सीमा को ध्यान रखते उन्होंने अपना। अब मैं राकेश कुमार जी को बुलाना चाहूंगी, राकेश पांडे जी को बुलाना चाहूंगी, जो प्रवासी संसार पत्रिका के संपादक हैं और एक कवि भी हैं। सबको प्रणाम। आदरणीय नीता कांदिया जी को, जन्मेजय जी को, सभी हमारे आदरणीय समिति बैठे हैं। चूंकि 2 शब्द का आदेश है, मुझे जब कहा गया कि पुस्तक देने कहाँ हूँ, तो मैंने कहा 2 शब्द के लिए पुस्तक देने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, बहुत कुछ बोला जा चुका है और बहुत समय की सीमा है, बहुत कुछ अधिक नहीं बोलना है। लेकिन फिर भी जो राम खिलावन शब्द है, ये किसी महानगर में उपजा हुआ शब्द नहीं है, एक लोक से उपजा हुआ शब्द है। तो लोक से उपजा हुआ शब्द में सारी समस्याएं, सारी लोक की समस्याएं, संवेदनाएं समाहित होती हैं। इसलिए राम खिलावन चरित्र में वह की पुस्तक में देखने को मिलता है कि वह जो जितनी भी हमारे समाज में संगतियां हैं, हाँ, इसमें जैसे देवी को बेस पसंद है, राम खिलावन को भी बेस पसंद है। इससे भी राम खिलावन कुछ बदल है, इसका तो राम खिलावन शहर में भी आनंद ले रहा है और बहुत सारी बातें लगभग कही जा चुकी हैं। जो इस पुस्तक का इसमें जो शीर्षक है के उसमें लगभग हमारे व्हाट्सएप के जो हमारे वर्तमान समस्याएं सब कुछ समाहित हैं। और मैं अंत में इसमें चूंकि बहुत सारी हमारी जो कवियों की, जैसे बशीर बद्र जी की भी, और अभी आपने बशीर बद्र जी का उल्लेख किया, तो वो सब एक है विकल साकेती जी की कविता है कि समस्याएं अधिक समाधान कम है, अभिशाप ज्यादा वरदान कम है, अयोध्या का आज ये वातावरण है, सभी राम बनते हैं, हनुमान कम है। तो उस हनुमान चरित्र को अपने में लाना है मेरे के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी इंडिया फेसबुक के प्रकाशक डॉक्टर संजीव कुमार जी से, कृपया आए और 2 शब्द पुस्तक पर कहें। आदरणीय मंच एवं उपस्थित पर बुजुर्गों, सबको मेरा धन्यवाद। मैं सुनीता जी की बात पे कहना चाहूँगा कि मैं साहित्यकार पहले हूँ, प्रकाशक बाद।
सबसे पहले विजय जी को बहुत बहुत बधाई इस नई पुस्तक के लिए। लेकिन एक थोड़ा सा अफसोस भी है कि जो पूरा का पूरा कवि था वो आधा कवि और आधा गजलकार हो गया। जैसे एक साक्षात्कार के प्रोग्राम को देखते हुए हमने तक 212 लोगों का साक्षात्कार किया और उसमें 90% लोग अपने साहित्यिक जीवन का या साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ कविता से करते हैं और बाद में इधर उधर खिसक जाते हैं। सबसे पहले पुस्तक के शीर्षक पे विचार सब लोगों ने किया, लेकिन मुझे ये लगता है कि रणविजय जी ने अच्छा ही किया कि राम खिलावन को चौखट पार नहीं करने दी। उसका फायदा ये हुआ कि वो चौखट के अंदर भी झांक सकता है और चौखट के बाहर भी। दूसरी चीज, मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ और बहुत सारी गोष्ठियों में रमेश जी हमारी बात को सहमत होंगे कि बहुत सी गोष्ठियों में मैंने ये प्रश्न उठाया है कि व्यंग्यकार व्यंग्य लिखना तो चाहते हैं, लेकिन कुएं के मेढक की तरह सीमित शब्दों सीमित विसंगतियों पर ही अपने आप को केंद्रित रखते हैं, जबकि विसंगतियों की संख्या इतनी ज़्यादा है और कुछ इतनी महत्वपूर्ण है जिन पर दृष्टि ज़्यादा व्यंग्यकारों की आवश्यक है। लेकिन इस किताब का संकलन देख कर मुझे संतोष हुआ कि अपनी प्रथम पुस्तक में ही विषय की विविधता, विसंगतियों की विविधता संजोई है रणविजय ने, और इसके लिए वो बधाई की बात है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन ममता जी से मैं दीदी से स्पेशल परमिशन लेता हूँ और फिर भी सकती। एक प्रश्न मैं और समझ नहीं पाता हूँ कि व्यंग्य की विधा जिसके जो शिखर थे हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी जी और अन्य सबके नाम लेना उचित हो। इनके बाद व्यंग्य की विधा की यात्रा 50 से 60 वर्ष की हो गई। एक पीढ़ी व्यंग्य की 20 से 25 साल की होनी चाहिए या समझी जानी चाहिए, तो 2 पीढ़ियों में उन पुरोधाओं के अतिरिक्त कोई नए पुरोधा नहीं बने। इसका कारण क्या परिवार की टूल्स की कमी है या मूल्यांकन का अभाव है या किसी ने मूल्यांकन के व्यंग्य के इतिहास पर काम किया है सुभाष चंद्र जी ने। मैंने उससे भी एक संक्षिप्त प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्या कारण है कि 1960 के बाद 1970 के बाद अभी तक कोई ऐसा व्यंग्यकार नहीं बना जो एक पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता। ऐसा क्या रीजन है? हमारे पास व्यंग्य पुरोधाओं की कमी नहीं, व्यंग्य लेखकों की कमी नहीं। हमारे बीच में ही प्रेम जन्मेजय जी बैठे हैं, 28 वर्षों से व्यंग्य यात्रा की पत्रिका लगातार निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी किसी की नजर में नहीं। सुभाष चंद्र जी ने व्यंग्य के इतिहास पर इतना बड़ा काम किया है, लेकिन फिर भी किसी की नजर में नहीं। ज्ञानचंद त्रिवेदी जी ने इतने उपन्यास लिखे हैं, लेकिन फिर भी किसी की नजर में नहीं। तो व्यंग्यकारों से मेरा अनुरोध है कि पीढ़ियों को खाली न जाने दिया जाए, कुछ मूल्यांकन के परिमापन के टूल तैयार किए जाए और हर पीढ़ी के साथ उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करने वाले व्यंग्यकार भी छापे जाए, तभी व्यंग्य की विधा सशक्त रूप से आगे बढ़ सकेगी और मैं ये पता नहीं चलेगा कि झंडा लेके खड़े खड़ा। इसी प्रश्न के शोध के लिए मैं वरिष्ठ व्यंग्यकारों को ये काम सौंपता हूँ और हम व्यंग्य के लेखक तो नहीं बने, लेकिन हाँ व्यंग्य के प्रसारण का काम अवश्य किया है। व्यंग्य को सशक्त बनाने में जहाँ
जहाँ भी मेरी कोई भूमिका हुई है जरूर देंगे और मैं ये करता रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये असली व्यंग्य कला है बिल्कुल, कभी मेरे को लगता है बाद में। अब मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल राय जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। आदरणीय डॉक्टर अनिल राय जी। आज के इस समारोह में उपस्थित साहित्यकार, संविद्वत समाज, वरिष्ठ साहित्यकार मेरे बहुत आदरणीय ममता कालिया जी, मेरे बड़े भाई जैसे डॉक्टर प्रेमचंद विजय जी, डॉक्टर सुभाष जी, डॉक्टर राजेश जी, और इस व्यंग्य संग्रह के लेखक रणविजय राव जी, और इस कार्यक्रम की संचालक सुश्री गीता शानू जी, सभागार में उपस्थित मेरे मित्रों और साथियों। रणविजय राव जी की कविताओं की बात की और इसमें बहुत सारे कविता संग्रहों की बात की। एक और इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है बिहार की लोक कथाएं, जो संभवतः नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है, और उसके संदर्भ में भी मुझे जाना था, उसके लोकार्पण में संभवतः मैं जा नहीं पाया था। इस समय विश्वविद्यालय में चूंकि मेरे पास 3 तरह से दायित्व है, और उन दायित्वों का निर्वाह करने के क्रम में समय का मेरे पास बहुत अभाव रहता है। लेकिन रणविजय जी फिर मेरे पास इस संग्रह को लेकर के आए, तो मैंने सोचा कि अब चाहे जो कुछ भी हो, इसमें तो जाना ही पड़ेगा मुझे। और समयाभाव के कारण मैं पूरी रचना तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन आज रात को 1 बजे तक मैंने लगभग आधी किताब पढ़ ली, और उस क्रम में मैंने कुछ नोट्स भी लिए। इसीलिए मैं अपनी प्रति मैडम चौधरी, जो मैं प्रणाम करता हूँ, जो कार्य की स्वाति जी, जो अपना संग्रह लेके आई थी, मैं भी अपना संग्रह लेके आया हूँ, जिसे रणविजय जी दे रहे थे। तो मैंने कुछ नोट्स भी उसमें लिए थे, और बातचीत के क्रम में कुछ लोगों ने ये कहा कि रणविजय जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, और जो इस रचना का, इस संग्रह का शीर्षक है, और जो इसका मुख्य पात्र है एक तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि आधी किताब में वो पात्र बार बार आता है, और उसके केंद्र में बहुत खूबसूरत इसका शीर्षक है इस संग्रह का। रमेश तिवारी जी की बात को मैं थोड़ा संशोधित करना चाहूंगा। इसमें जो चित्र में आप मंदिर देख रहे हैं, वो मंदिर नहीं है, वो हमारी संसद है, भारतीय संसद है। और जी, और उसी संसद में ये कार्यरत थी। किसी ने कहा कि सत्ता के विरुद्ध बोलना व्यंग्य की मूल चेतना है। आप समझ सकते हैं कि किसी सरकारी संस्थान में रह करके और संस्था के विरुद्ध व्यंग्य करना कितना खतरे से खाली है। तो मैं रणविजय को इसके लिए साधुवाद दूंगा, उन्होंने अभिव्यक्ति के खतरे उठाए। हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं भोजपुरी भाषी प्रदेश का हूँ, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बढ़ता हुआ पौधा है उसको नापते नहीं।
उससे उसका विकास रुक जाता है, नजर लग जाता है। मैं रणविजय जी को नापने के लिए नहीं आया। अभी व्यंग के क्षेत्र में जैसा कि डॉक्टर संजीव कुमार जी ने बताया कि जो आइकॉन थे हमारे हरिशंकर परसाई, और उनके बाद जो लेखन व्यंग की विधा में हुआ, वह ऊंचाई, उस तरह की ऊंचाई, उस तरह का पुरोधा अब कोई शायद नहीं दिख रहा है। इसके कौन से कारण है कि इस तरह का अभाव होता चला जा रहा है या व्यंग के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है, इन समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता है। भाई प्रेम जन्मेजय जी, मैं समझता हूं कि व्यंग यात्रा के माध्यम से निरंतर प्रयासरत हैं। इसके लिए वे युद्धरत आदमी की तरह से लगे हुए हैं। मैं उन्हें तो साधुवाद दूंगा। कुछ चीजें हैं जिनकी तरफ मैं थोड़ा सा संकेत करना चाहूंगा। रामखिलावन के साथ ही एक फूलमतिया पात्र है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में नामों के साथ या और वा लगा के आता है। जैसे रजुआ, फुलमतिया, ये जो फुलमतिया है, ये शहर में आकर एक बार ये फूलों होती है और एक बार फूलमती होती है। लेकिन जैसे ही वो ऑनलाइन परचेजिंग करती है, माफ कीजिएगा इस तरह की शब्दावली अब हिंदी में बहुत आ रही है, और अक्सर मैं कहा करता हूँ, हमारे सहयोगी थे प्रोफेसर सुधीर पचौरी, वो कहा करते थे कि भाई अंग्रेजी शब्दावली आ रही है तो उसको लेना चाहिए। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये हमारे हर क्षेत्र में घुस गया है और ये बहुत जैनिक भी है। और रणविजय ने भी इसका इस्तेमाल किया है कि कहीं आता है कि उसको रामखिलावन को बेस पसंद है। आप सब जानते हैं कि उसको जिस करैक्टर के गीत पर ये दर्ज पर यह शीर्षक बना है, बेटी को बेस पसंद है। तो इस तरह से व्यंग के बीच बीच में ये जो पुट आते इस तरह के शब्दों के, मैं समझता हूँ कि वो आज की पीढ़ी इस तरह की जो कैची शब्दावली होती है उसको कैच कर रहे हैं। और ये रणविजय के लेखन की मैं समझता हूँ कि बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है जिस पर हम सबका ध्यान जाना चाहिए। आप देखेंगे इसमें बीच बीच में कविताएं भी आई, शेर शायरी आई, बशीर बद्र के शेर का जिक्र हुआ, कोई हाथ भी न मिलाएगा जब गले मिलोगे तबाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो, जरा फासले से मिला करो, नए मिजाज का शब्द छोड़ दिया इन्होंने, ऊपर का दो ले लिया। जिस तरह से महानगर की विसंगतियां, जिस तरह की विषमताएं, जिस तरह की समस्याएं, उन समस्याओं से मुझे लग रहा है कि निरंतर एक जो आम आदमी जो बाहर से आकर दिल्ली जैसे महानगर में संघर्ष कर रहा है, उसकी भी वेदना कहीं न कहीं लोकतंत्र की चौखट पर रामखिलावन में दिखाई पड़ती। और ये शुभ है, अच्छा है। मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुत सी चीजें आ रही हैं जिनसे हमें रूबरू होना पड़ता है। कई जगह आप ये भी देखेंगे कि वे उदाहरण भी देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, और उनके अब चूंकि व्यंग लेखन में मैं व्यंग का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, भाई सुभाष जी बैठे हुए हैं। अब जब उदाहरण आप देते हैं तो कई बार भाषा में थोड़ी सी शिथिलता, वो कसावट जो होती है व्यंग के लिए जो बहुत जरूरी है, उसमें संभवतः शिथिलता आती है। उस पर मुझे लगता है कि रणविजय को ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक अध्यापक हूँ, इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य भी होता है
कि वो मेरे एक तरह से शिष्यवत ही हैं। उनके भी शिष्य रहे हैं। हरीश नवल नहीं आए हैं क्योंकि इसमें उल्लेख किया है कि हरीश नवल जी उनके अध्यापक रहे और हिंदू कॉलेज में पढ़े हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय उसके पास में ही आर्ट्स फैकल्टी में कार्यरत हूँ। तो हम लोग अध्यापकों का एक ये जुनून भी होता है कि हम लोग न चाहते हुए भी थोड़ा सा इस तरह के संकेत करते हैं कि क्योंकि चूंकि व्यंग्य के क्षेत्र में पहला उनका संग्रह है और इससे मैं तो कहता हूँ आजकल बहुत सारे अभेद्य किले हैं और उन किलों में प्रवेश करना बड़ा खतरनाक है, बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। तो इसलिए रणविजय को बहुत संघर्ष भी करना पड़ेगा इस क्षेत्र में स्थापित होने के लिए। तो बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे एक जगह जिक्र आता है बछड़े का, जो बैल बनने की प्रक्रिया में होता है कि उसके कंधे पर ज्वार रखी जाती है और जब 2-4 दिन उसको ज्वार डाल करके और उसको ट्रेन किया जाता है बैल बनने के लिए। हालांकि अब तो खेती अब ट्रैक्टर से होती है, बहुत सारे और औजार आ गए हैं। अब वो चीजें खास करके जो महानगर के लोग हैं वो नहीं समझ पाए कि भाई वो बछड़ा का क्या संदर्भ है। बछड़े पर जब वो ज्वार रख के चलवाया जाता था तो उसके कंधे फूल जाते। धन्यवाद। अच्छा संचालन कर रहा है। ये तो अधिकांश क्या होता है कि वक्ता कम बोलते संचालन ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक ठाक है। भाई राजेश कुमार बोला बहुत अच्छे तरीके से। कुछ भाषाविज्ञ हैं तो भाषा के सौंदर्य को उन्होंने बहुत अच्छी तरह व्याख्या किया। भाई सुभाष चंद्र जो उन्होंने शुरू में कहा मुझे लेकर के बारे में नहीं कुछ कहूँगा तो अच्छे वो बिना पढ़े बोले थे, मैं पढ़ के बोलूँगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। उन्होंने एक बात कही थी संवेदनशीलता को लेकर, बहुत बड़ी शर्त व्यंग्यकार की होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर साहित्यकार की सबसे बड़ी शर्त ये होनी चाहिए, ना केवल साहित्यकार, जो भी समाज से जुड़ा है, चाहे वो राजनीतिज्ञ है, चाहे वो अर्थशास्त्री है, अगर उस पर संवेदनहीनता है तो ही इज अ सोशल एनिमल। कोई जानवर है, सामाजिक जानवर है। ये जो आपने मुद्दा उठाया निश्चित रूप से सुभाष भाई हमारे यहाँ हो नहीं रहा है कि हम लोग खूब मंडूकता की भी बात हुई थी तो हम अपने आप को व्यंग्य के कुएं का मीडियम बना के बैठे हुए कि भैया हम यही हैं। तो और अच्छा लगता है कि जब अनिल राय जी जैसे लोग आते हैं और जो विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, लगता है कि व्यंग्य की स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ रही। जब आप बात करते हैं आप तो जानते नहीं, तो विश्वविद्यालय में एक बात ऐसी थी कि व्यंग्य को लीची की छिपकली माना जाता था कि भैया ये कहाँ से लेके आ गया। एक मान लिया जाता था कि ये हास्य का एक दिल बहलाने का एक साधन है। और इसीलिए मैं निरंतर आभारी होता हूँ ममता कालिया जी का कि इनके कारण भी व्यंग्य की स्वीकार्यता बढ़ रही है। अगर आपने नहीं पढ़ा, पिछली बार भी कहा था कि कल्चर इनका प्रयास पढ़े। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने अंक सोचा, क्योंकि जो सुभाष भाई भी मैंने कहा कि वो मंडूकता को लेते हैं, तो मैंने सोचा कि बाहर के लोग जो और लोग लिख रहे हैं व्यंग्य, तो एक अंक निकाला था हम भी व्यंग्य की जबान रखते हैं। उन व्यंग्यकारों में ममता कालिया थी, उन व्यंग्यकारों में चित्रा मुद्गल थी, उन व्यंग्यकारों में हमारे संतोष चौबे जी थे, उन व्यंग्यकारों में महेश कटारे अच्छे कहानीकार हैं। इन लोगों ने मुझे रचनाएं दी और मुझे अच्छा लगा। तो ये एक मेरे लगातार जो रहता है, जिसकी चिंता सुभाष और लोग कर पाए, तो उसको मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि ये लोग जब जुड़ेंगे, कहने से नहीं होगा, पर जब ये मंच में ये जो लोग आए हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि स्वीकार्यता की रणविजय को बहुत बहुत धन्यवाद। उसने ये पुस्तक दी जिसके माध्यम से, धन्यवाद इसलिए कि व्यंग्य पर चर्चा हो गई, जिसके माध्यम से व्यंग्य पर जब सुभाष चंद्र जैसे लोग, राजेश जैसे जो अलग अलग क्षेत्रों से अच्छा चुनाव किया आपने,
भाषा की दृष्टि से राजनीति हुआ, व्यंग के खुद लेखक भी हैं और इतिहास भी लिखा उसके बारे में। अनिल राय जी दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज जी हमारे समय की बहुत बड़ी कथाकार हम जानते हैं। इसी तरह से चले गए तीनों बीकानेरी यहाँ से, तो आगे तो तीनों मित्र लोग बीकानेर से आए हैं गाँव के बारे में। तो अभी आप लोगों की उपस्थिति निश्चित ही रूप में इसको संभव है। मतलब आप एक बहुत बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं, साहित्य अकादमी से, और राजेंद्र जोशी जी हैं, मुकेश टोपली जी हैं, आचार्य। मैंने अभी आपने एक बात कही थी कि व्यंग काल को सत्ता का विरोधी होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि आपने व्यापक धरातल में बात की होगी, पर हमारे यहाँ जाकर सत्ता मान ली जाती है राजनीतिक सत्ता। ममता जी, राजनीतिक सत्ता का विरोध प्रजातंत्र में बहुत आसान है, कर सकते हैं, कुछ भी गाली नहीं। धार्मिक सत्ता अभी भी इतनी कट्टरवादी है। आर्थिक सत्ता जो हमारा शोषण कर रही है, जिसके कारण से गरीब अभी भी गरीब होता जा रहा है, उससे लड़ना बहुत कठिन है। वो चुपके से वार करती है। इन लोगों से भी लड़ना होगा। हमें अपने व्यंग्यकारों को राजनीतिक में, इसीलिए रमेश तिवारी जब यहाँ आकर बात करते हैं और आखिरी व्यंग्य की प्रशंसा करते हैं, वो उनको इसीलिए करते हैं, इसी बात को लेकर करते हैं। और इसीलिए जब ललित रणविजय की रचनाओं का विश्लेषण करते हैं और उनको अच्छा लगता है कि इस तरह के पात्रों की रचना की, तो पात्रों हमारे यहाँ क्या होगा कि अभी तक राजनीतिक टिप्पणियां होती थी, हम पात्रों की बात, जो समाज में जीवंत लोग हैं उनकी बात ही नहीं करते थे। तो ये जो पात्र आए हैं हमारे समाज में इस तरह के, ये मुझे लगता है कि ये हमारी इस समय की आवश्यकता है। और आरंभ में नीरज ने स्वयं जो कवि भी हैं और व्यंग्य को भी जानते हैं, समझते हैं, बड़े विस्तार से इसके बारे में बातचीत देखी। स्वाति नाम है, स्वाति चौधरी ने आके, मतलब मुझे अच्छा लगता है इस तरह के लोग व्यंग्य से जुड़ रहे आते हैं। और रवि देवुन जो है अपनी पत्नी भरी के साथ में बहुत दूर से आएंगे, तो वो आए हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग क्या नाम। तो मुझे अच्छा लगा कि ये है। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी मैं ऐसे युवाकार के बारे में बात करता हूँ, तो मैं अपना समय मुझे याद आता है। जब मेरा पहला, सुभाष भाई आपको भी याद आएगा, आपका पहला संग्रह है। और ममता जी, मैं ऐसे मानता हूँ इस चीज को कि जैसे मान लीजिए हम सब लोग, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, हम अपने बच्चे को जब घुटने घुटने चलता है तो उसको कोशिश करते हैं कि खड़ा होकर चले, और खड़ा होकर चलता है तो गिरता है, फिर हम उसको चलाते हैं, फिर खड़ा करते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि रणविजय जैसे लोग जो हैं वही धीरे धीरे घुटनों चलते अपने गाँव पे खड़े होकर चल रहे हैं, चलना सीख रहे हैं। तो हमारा ये नहीं है कि अरे तू गिर गया, तुझे इतना भी नहीं आता। जो युवा आदमी होता है, बड़ा हुआ, जो कहता मैं तो इतना कर सकता हूँ, मैं रोज का 10 किलोमीटर चलता हूँ, इतना भी नहीं कर सकता, ये अहंकार है उसका, बड़े आदमी का अहंकार। जब हम उसके धरातल पर बात करनी चाहिए हमें, जो नई पीढ़ी हमारे सामने आई, जब तक हम उसके धरातल पर बात नहीं करेंगे, हम अपने अहंकार में दबे रहेंगे कि मैं ही हूँ, हम ब्रह्मास्मि दूसरा नास्ति, ये वाले साथ। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये नई जो लोग आ रहे हैं, नए लोग जो जुड़ रहे हैं। संजीव कुमार इतने ये इसीलिए वो संवेदनशीलता की जो बात की, वो क्यों किताबों से जुड़े। अभी देखिए एक आदमी जो है इतनी बड़ी नौकरी, जो व्यक्ति जो है इस समय अर्थशास्त्र का माना हुआ व्यक्ति माना जाता है, जो कितने पैसे अगर यहाँ बैठे हुए हैं, अगर यही वो टेबल पे बैठ जाए तो लाखों रुपया का, पर उसको भी बुद्ध की तरह जो है उसको लाभ मार दिया और आकर जो है महानिश में फिर उनके अच्छी भाई आके हम जो किताबें भी छापे वो लिखेंगे। और इधर माधवी जैसी कविता और ये सारी चीजें, जिनका भी उपन्यास हो, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने प्रबंध काव्य लिखे, इन्होंने प्रबंध काव्य लिखना शुरू किया। और व्यंग्य की तरफ ये मोड़ है, ये भी अच्छा लगता है। इनके व्यंग्य चेतना पर खैर आज उनका कार्यक्रम भी है, मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि उनका कार्यक्रम भी शुरू होना है। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि हमें इस तरह से लेकर चलना पड़ेगा। और मैं जो धीरज ने शुरू में कह दिया, मेरी भूमिका को लेकर कहने लगे कि मैं इसके बारे में बोलूंगा,
अच्छा वो नहीं बोले, आपने कुछ नहीं बोला, मुझे लगा ये बोल जाएंगे तो मैं क्या बोलूँगा। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह से जब हम बात करते हैं तो हमें, मैं अपनी मतलब भूमिका में से थोड़ी सी चीजें पढ़ दूंगा कि मुझे लगता है कि इनका जो पहला सम्मेलन है ये, मैं इस व्यंग्य धर्मी का, इस व्यंग्य के दुर्गम पथ पर, मैं व्यंग्य को बहुत दुर्गम कठिन रास्ता मानता हूं। और ऐसे नहीं आप कहेंगे कि कोई भी व्यंग्य नहीं, सही मानो सार्थक व्यंग्य जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो वो निश्चित रूप से कठिन माने। और इन्होंने लिखा भी है कि मेरा प्रयास रहा है कि मैं अग्रजों के बनाए हुए मार्ग पर चलूं और व्यंग्य सुधार लेकर अपनी पढ़ते भी चलाऊं, उस पर अग्रसर हूं। इसका मतलब नहीं कि मैं शॉर्टकट दूंगा। तो मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि अक्सर मैं भी इसी बात को कहता हूँ कि भाई मैं अगर परसाई और जो प्रश्न उठाया संजीव कुमार ने, परसाई शरद जोशी इनके राजमार्ग पर चलता तो अनुगामी होता। तो मैंने तो अपनी कुदाल ली, अपना डंडी बनाई, चल गया, उसमें सांप भी मिले, बिच्छू भी मिले, और लोग मिले, उनसे सबसे मुकाबला किया, चलते चले गए। तो ये जो सोच है कि आप शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, पर जो व्यक्ति दूर बैठा किताब पढ़ रहा है वो तो इसको नहीं जानता, वो नहीं जानता कि लोकसभा में काम करता है, तो वो रेखांकित करने वाला है। और मुझे लगता है कि ममता जी कितना हमारे ये होता है कि अरे ये तो बहुत लिखता है, दलित के लिए शिकायत करते हैं, ये बहुत कम लिखता है इसलिए अच्छा है। ये कोई गुणवत्ता की शर्त नहीं है, ये जो है अच्छी रचना अच्छी है, चाहे आप कम लिख रहे हैं, चाहे प्रेमचंद ने इतना लिखा तो आप क्या कहेंगे, भारतेंदु ने छोटी सी उम्र में इतना लिख दिया था, प्रसाद का आप देख लीजिए साहित्य जो है, मतलब किस विधा में नहीं लिखा उन्होंने। तो ये कोई शर्त नहीं है। अब गुलशन का बहुत सारा लिखते हैं, तो शर्त ये है कि आप अच्छा लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, और जरूरी नहीं है कम लिखना कि आपका रेखांकित ना हो। अगर आपको ध्यान हो कि पिछले साल का जो नोबेल पुरस्कार मिला था अब्दुल रज़ाक नाम जो मिला था, तो उनके बारे में कहा जाता है कि गुरनाह जो है नोबेल पुरस्कार की दौड़ में थे ही नहीं। कारण क्या था, क्योंकि कोई किताब 2000-3000 से ज्यादा बिकती नहीं, आधार की दुनिया में तो ही माना जाता है बेस्ट सेलर जो है वही सामने आता है। तो आप जो है लेखन की शक्ति को जरूरी नहीं वो पहचाना, ये नहीं देखा कि कितना बिक रहा है या कितना नहीं बिक रहा है, ये बेस्ट सेलर है ही नहीं। तो बेस्ट सेलर होने का मोह क्या करना चाहिए, लेखक पाठक को छोड़ देना चाहिए। तो रणविजय जो है इसलिए ही शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हैं। और मुझे दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी और लोगों ने भी कही कि रणविजय जो क्षरित होते हुए हमारे सामाजिक मूल्य हैं उसके प्रति चिंतित है, ये सबसे बड़ी शर्त होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये उनके लेखन का एक आधार बिंदु लगता है, इसी को लेकर होता है। इस संकलन का केंद्रीय भाव नीरज ने बताया था शुरू में कि वो कोरोना है, कोरोना को लेकर है। और हम जानते हैं पिछले लगभग 2 वर्षों से कोरोना मानवीय सभ्यता, हमारे जीवन मूल्यों, हमारे मानव जीवन उनकी बलि ले रहा है। और जब देख लीजिए तो कोरोना का मानवीय मूल्य कैसा, मतलब डरते थे अपने किसी से मिलने के लिए, पिता से कहते थे कि उसको कोरोना में जाऊंगा तो मेरे को मैं ना बता। हम अपनों को कंधा नहीं दे पाते थे, व्यवस्थाएं थी और हमने अपनों को बहुतों को खोया। मतलब आंसू आते थे सोच के। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उधर खुद बीमार पड़े, उधर पिता की मृत्यु हो जाती है और आप उसकी मतलब पिता को पुत्र बुखार नहीं देता है, वो बेचारा नहीं दे पा रहा है। ये कोरोना उसको ये पहचान रहा है, वो सिर्फ कोरोना में दवाई नहीं बेच रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है। और रणविजय ने जो कभी मैं कई बार उदाहरण देता, कानून ने जो कहा कि ये मानव सभ्यता स्वयं को नष्ट कर रही है, तो इनकी भी वही है कि स्वयं को नष्ट कर रही मानव सभ्यता की चिंता से एक ग्रस्त दिखाई देती। जब ये बात कानून ने भी जब लेख लिखा था उसमें यही बात कि मानव सभ्यता जो स्वयं को नष्ट कर रही है। बस एक उदाहरण देकर अपनी बात कह लूंगा कि आप भी देखिए, मतलब लगेगा कि मैं आरोपी कर रहा हूँ। एक जगह वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग बैल से भी गुजरे हो गए हैं
नया बछड़ा कम से कम हल या बैलगाड़ी में जुटने से पहले अपनी जवानी के गुबार में झटका जरूर मारता है या झटक कर द्वार फेंकने की कोशिश करता है या फिर जिंदगी बच्चे की तरह बैठ जाता है। हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। अन्याय, अत्याचार या विचार आदि ना जाने की तरह की अमानवीयता हम खुली आंखों से देखते हैं और नजरें घुमा देते हैं। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बछड़े की तरह झटका मारना तो दूर की बात है, बल्कि कभी कभी तो हम स्वयं उस कलुषित आचरण का हिस्सा ये आप लोग तो जहां आप ये देखते हैं, तो ये एक सवाल खड़े करना हमारी आजकल की व्यवस्था पर, आजकल की चीजों पर, ये बहुत बड़ी बात है कि आप आरंभ से ही अपने, क्योंकि वो खुद लिख रहे हैं पहले भी बिहार की लोक कथाएं देंगे, व्यंग में अगर आए तो एक शैली अपनाने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये इनका जो पात्र भी है, राम खेलावन जो पात्र दिया है, उसकी मुझे लगता है कि उसकी दृष्टि जो है व्यंग्यात्मक है और अपने लक्ष्यों पर चलती है। और इन्होंने आरंभ में अपने पात्र के बारे में कहा है। अगर नहीं बता दूंगा कि क्या कहा है तो फिर आप आप पढ़िए और सोचिए कि इनका पात्र सही मानों में आज हमारे समय के लिए जो आचार्य आशावादी ने कहा था कि वो क्या लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम समय में बहुत कुछ अच्छी बात कही है, क्योंकि मैं बंधी हुई हूँ समय सीमा में और मुझे कहा गया है कि, और ये बात भी सही है कि जो सबसे पहला श्रोता है वो सबसे अंत तक कभी बैठा रहेगा कि जल्दी जल्दी संचालन हो, जल्दी सभाएं और जल्दी निपट जाए। तो ये कवि सम्मेलन भी नहीं है, एक पुस्तक पे हमें बात करनी है और व्यंग्य क्या है ये सभी जानते हैं। तो फिर अब मैं बुलाना चाहूंगी कल्चर वल्चर की लेखिका और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ममता कालिया जी से, वो आए और अपना आशीर्वाद जो है रसमलाई उसमें कोई किताब पढ़कर नहीं आता, किताब को देखते हैं वो सब अनक्षरा बोलकर चले जाते हैं। और यहाँ में देखते तो सबने किताब में किसी न किसी पहलू पर बात की। तो अब किताब के इतने पहलू यहाँ डिस्कस हो रहे थे, अच्छी तरह से हो रहे हैं। अनिल राय जी ने, प्रेमचंद्र जी ने और सुभाष चंद्र जी ने, सभी ने इतनी अच्छी तरह से इस किताब को खंगाल लिया है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि लोकसभा में है और ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और चौखट पर खड़े आम आदमी की बात कर रहे हैं। उनके इस शीर्षक से जो पता चल रहा है वो ये कि ये लोग के आम आदमी के पक्ष में है। बर्नार्ड शॉ ने कहा था, सटायर इज द वेपन ऑफ द वीक, कमजोर आदमी का अस्त्र है। हम सब कमजोर है इस मामले में, क्योंकि हम सत्ता के खिलाफ, कोई भी सत्ता हो, चाहे वो आर्थिक हो या धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हम उसके खिलाफ बहुत दूर तक नहीं रहे तो खाली चली जाती, आपकी सुनवाई नहीं होती। और व्यंग वहीं से पैदा होता है, जहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम अपनी अदालत किताब में ले जाते, शब्दों में ले जाते। हमारे हाथ में पूरा कागज है, कलम है, इसका कोई हमें कैसे रोकेगा? हम जो मर्जी लिखेंगे और ये हमारा विरोध है, ये हमारा प्रतिरोध है और एक लेखक इसी से बनता है। और सबसे बड़ी बात है, भानु प्रकाशन को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने ऐसे समय में व्यंग से गह छापा, जबकि आज हर किताब को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है और टेलीस्कोप से ये देखना पड़ता है कि इसकी बात कहीं गलत जगह नहीं चली जाए, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर तो प्रकाशकों को बहुत मार पड़ रही है और उसके बावजूद आप प्रकाशन कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें ला रहे हैं, तो ये बड़ी तारीफ की बात है। संजीव जी भी है और वीरेंद्र जी भी है, आप सब किताबों को लगातार सामने ला रहे हैं। और इस समय हालत ये है कि बड़े प्रकाशक मझोले प्रकाशकों से घबरा गए हैं। जैसा मैं देख रही हूँ लगातार जो ट्रेंड है उसमें यह हो गया है कि आप लोग कहीं ज़्यादा अच्छे हस्ताक्षरों को सामने ला रहे हैं और कहीं ज़्यादा जोखिम उठा रहे हैं। और ये आज पुस्तक छापना और पुस्तक को बेचना कितना कठिन काम होगा जब लोग केवल आलू प्याज खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं। किताब बेचना तो सबसे कठिन काम है
अब मैं बधाई देती हूँ रवि तेराव की, उन्होंने ऐसे बोल्ड विषयों को उठाया इसमें, और उन्होंने कोरोना की एक छाया बार बार आती है इस किताब में, और जाहिर है कि पिछले 2 साल में उन्होंने लिखे होंगे, और इन 2 सालों में मेरी भी अंदर और मेरी भी रचनाओं में ये छाया चलती है। हम सबके जीवन को इस छाया ने बहुत ग्रसा है एक तरह से, और हम इससे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी हालत ये है कि बजाय जब हमारे सामने कोई मित्र, शत्रु, अज्ञान कोई आता है तो हम पहले मास्क लगा लेते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ बड़ी व्यंग्यात्मक है, और जीवन हमें ऐसे ऐसे मौके दे रहा है कि हम व्यंग की ओर जा रहे हैं। और आप ये देखिए उन व्यंग्यों में विनोद कम होता जा रहा है। एक जमाने में दोनों शब्द इकट्ठे बोले जाते थे, व्यंग विनोद, हास्य व्यंग। अब धीरे धीरे ये हो गया हास्य और विनोद कम होता जा रहा है, और व्यंग रह गया है, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा हो गया है, हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं। खैर रणविजय राव की बहादुरी बनी रहे, और इसी तरह से ये अब चौखट के बाहर आकर भी बोले, चौखट इनके लिए कोई कैद खाना ना हो, और ये बहुत कवि थे, और ये व्यंग में चले आए हैं। कविता लिखना ज़्यादा आसान था, और इनके तो बहुत सारे कविता संग्रह हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने व्यंग विधा को चुना, तो सोच समझ के चुना होगा। आज के दिन में इनको और समस्त उपस्थित दोस्तों को बधाई देती हूँ कि हम एक किताब को इतनी अच्छी तरह से आज की सभा में जान सके। स्वाति चौधरी बहुत अच्छा बोली, सुनीता शानू ने बहुत शानदार संचालन किया, और ये पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा संयोजित रहा। नमस्कार, और फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, और अब जल्दी से बस मुझे लगता है 10 मिनट के अंदर हम सब लोग जो है यहाँ से रिहा हो जाएंगे। जो है अब मैं रणविजय राव, भाई रणविजय राव को बुलाना चाहूंगी, कृपया आए और अपनी आपने क्यों लिखा है कुछ तो बताएं जरा। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। और व्यंग पर चर्चा हो रही है, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पहले व्यंग संग्रह के लोकार्पण के मौके पर और इतने प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति है, और रेणुका जी भिवाड़ी से आई हैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। और गेस्ट भी हैं पीछे, राजेश मांझी जी हैं जो जामिया मिलिया में हैं, और वो भी भाई पीछे बैठे हुए हैं, करतार सिंह जी हमारे डायरेक्टर रही हैं, उषा जी समर जी भी साथ में बैठे हैं, उधर राकेश जी हैं, प्रेमलता जी हैं, उधर बिल्कुल श्रीवास्तव जी हैं, आकाशवाणी में हम साथ में काम करते हैं, और सीमा भारती जी हैं, और ऐसे और बहुत दुर्लभ संयोग ऐसा रहा कि हमारे बीच में आपकी जोशी जी हैं और मधुर आचार्य आशावादी जी भी आके मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है और बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। और सबने किताब पर चर्चा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कमियां हो सकती हैं, पहला संग्रह है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें और सुधार आए, और तीखापन आए, और गंज आए, और चोट करे। और एक दृष्टांत मैं देता हूँ, एक उदाहरण। मैं जब बेरोजगार था तब आकाशवाणी के लिए मैं काम करता था, और मारुति सुजुकी ट्रैफिक बिट्स होता था, शुरुआत हुई थी वो आता था, उसकी मैं रिपोर्टिंग करता था ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ के। मेरे पास मोबाइल होता, हैंडसेट मोटोरोला का इतना बड़ा सेट होता था। तो उसी दौरान संयोग से मैं गया, मेरे पास पुलिस हेडक्वार्टर से पास इशू हुआ था। तो आम आदमी का क्या हर्ष होता है, तो मैं बताता हूँ कि फरीदाबाद में एक दोस्त थे और इंजीनियर थे, तो उन्होंने खाने पर हम दोनों को बुलाया था, मिसेज भी साथ में थी। तो रात में हम खाने के बाद टहल रहे थे, पैदल ही चलते हैं घर पे, और उधर से कोई बाइक वाला आया और हमारे जो दोस्त थे उनकी मिसेस को धक्का मार के चला गया। अब वो संयोग से उनके जो दोस्त थे उनको चोट लगी, और वो ब्रेन की शिकायत आई और वो चले गए। इसी बीच में पुलिस की जिप्सी आती है, और वो लड़का जो जिसने धक्का मारा था वो बताया कि इसकी गलती है, जबकि मैं साथ में पैदल चल रहा था। मुझे पुलिस पकड़ के ले जाती है जिप्सी वाले को, और वो अपने घर ले जाता। और सारे पुलिस वाले अच्छे ओहदे पर थे, मुझे लगता है कि कम से कम इंस्पेक्टर से ऊपर के ओहदे पर थे, डीएसपी वगैरह थे। और फिर मैंने उनको बताया, घर तक ले गए, और सारे नशे में थे उस समय, जब चौकसी होती है तब की बात है।
और फिर संजोग से मेरे पास था, मैंने बताया कि देखिए क्या जाति इस तरह की है। मैं तो सड़क पे चल रहा था, अब मुझे पकड़ के लेके चले आए और जो सब कुछ किया, और मेरे दोस्त जो है अस्पताल में किस हालत में होंगे उनको मैं देखने तक नहीं जा पा रहा हूँ, और अब मुझे पकड़ के इधर ले आए। तो ये आम आदमी था जो सड़क पर चल रहा था, जो जबरदस्ती पुलिस पकड़ के ले जाती है। और वो अभी जब आम आदमी की बात हो रही है, राम खिलावन की बात हो रही है, तो मुझे अचानक मुझे ध्यान आ गया ये चीज। तो राम खिलावन का हर्ष यही है, जो भी आम आदमी है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसको न्याय नहीं मिलता है, चाहे किसी भी ओहदे पर भी हो, उसको भी कई बार न्याय नहीं मिलता है। जो सड़क पर चल रहा है उसकी बात अलग है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं गांव से हूँ, जाहिर है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी 1990 से दिल्ली में हूँ, और कहीं ना कहीं गांव बचा हुआ है मेरे अंदर। और मैं 6 महीने साल भर के बाद मैं गांव जाता रहता हूँ, और लगता है कि रिचार्ज होकर आता हूँ जब गांव जाता हूँ। तो वही आम आदमी यहाँ पर है मेरे लेखन में भी, और उसी की आवाज़ मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे संसद हो, संसद बेशक प्रतिनिधि अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मैं जहाँ जिस स्थिति में हूँ और जिस परिवेश में हूँ, उस परिवेश की बात मेरे लेखन में होनी चाहिए। एक कोशिश करता हूँ कि अगर लिख रहा हूँ तो उसमें सार्थकता रहे, लोगों तक बात पहुँचे, लोग पढ़ें तो समझें। और सबसे बड़ी लेखन की मुझे मेरे समझ से सार्थकता तभी है जब संप्रेषणीयता, जब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और जब पाठक तक बात पहुँच रही है, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिखने की सार्थकता है। बस यही कोशिश रही है। और आप सब आए सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और अब मैं जो उतनी देर से है सभी को सुन रहे हैं, धीरज मित्तल जी और प्रकाशन क्षेत्र से आप आइए। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। अपना कीमती समय निकालकर आज आप इस आयोजन में शामिल हुए, मेरा हौसला बढ़ाया। मंच पर सभी सम्मानितों को बहुत बहुत आभार। कोरोना के बाद लगभग बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी। आज यहाँ पर आने के बाद आप सब लोगों ने उस मिथक को, उन सब चीज़ों को वापस लौटने में हमारा सहायता, हमारा हाथ थामा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।